A warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is विशाल कुमार. जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट किया है. ये उस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर रहेगा. इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बहुत लंबा टॉपिक है, सो इस टॉपिक की मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा. बेसिकली जो फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो कॉजेज देखेंगे. हम इसके डिफरेंट कॉजेज देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के. क्यों सिपॉयज थे, फॉर्मर्स जो थे, फॉर्मर और पीजेंट जो थे, वो क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, हैंडीक्राफ्ट्स क्यों इसके खिलाफ थे, सम किंग्स नवाब्स क्यों इसके खिलाफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के. एंड हम ये देखेंगे कि इन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सप्लॉइट करा. ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे. एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो विद्रोह था ये फैला कैसे, और इसको फैलाने वाले लीडर कौन कौन थे, कौन कौन से एरिया में कौन सा लीडर इन्वॉल्व था. एंड थर्ड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट्स क्या रहे, इसका इम्पैक्ट क्या रहा ऑन इंडियन हिस्ट्री. ठीक है. एंड इसके फेलियर के रीजन भी जानने की कोशिश करेंगे हम अपने थर्ड लेक्चर में. ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that each and every videos notification that I uploaded on my YouTube channel can reach to you, so that you can easily accessible to my YouTube channel. Let's start our lecture. Let's crack it. रिवोल्ट ऑफ 1857 के डिफरेंट नेम्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स स्कॉलर्स थे जो कि इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ सिपॉय म्यूटनी और आर्म्ड रिबेलियन. एंड जो इंडियन हिस्टोरियन थे वो इसको डिस्क्राइब करते हैं एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. स्पेशली इसको जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया था, समटाइम इट इज आल्सो आस्किंग इन द प्री एग्जामिनेशंस. ये टैग करा था, ये इसको कहा गया था बाय बीडी सरवारकर. ओके, अब हम इसके डिफरेंट कॉजेज देख लेते हैं. मैंने इसको बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट है इकोनॉमिक कॉज, सेकंड वन सोशल एंड रिलीजियस कॉज. इकोनॉमिक कॉज में हम देखेंगे कैसे इन्होंने हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट करा. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कैसे इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर दिया. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट जो थे उनको बेरोजगार कर दिया. एंड द सोशल एंड रिलीजियस कॉज में हम ये देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट पॉलिसीज लेके आ रहे थे जो कि हमारे इंडियंस पीपल्स को ये लग रहा था कि हमारे ऊपर क्रिश्चियनिटी का फैला रहे हैं, हमको क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, हमको उधर क्रिश्चियनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल एंड रिलीजियस कॉज में. पॉलिटिकल कॉज में हम देखेंगे क्यों कैसे कैसे इन्होंने, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने लास्ट में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. क्या कौन कौन से इन सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, कैसे इन्होंने अनेक्सेशन ऑफ अवध करा, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल कॉज में देखेंगे. एंड द फोर्थ वन मिलिट्री फैक्टर्स. मिलिट्री फैक्टर में हम देखेंगे क्यों हमारे इंडियन सिपॉयज इनसे खफा थे, नाराज थे, क्या उसके पीछे रीज़न थे. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे ये इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे. ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. एंड इमीडिएट कॉज में हम देखेंगे इन्होंने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में. ठीक है, उसके कुछ एक र्यूमर्स फैल गए थे जिसके कारण वो लोग भी कुछ खफा थे, इंडियन सिपॉयज ही थे जो कि खफा थे. और बेसिकली ये स्टार्ट भी एक इंडियन इन्फेंट्री ने करा है. और ये सारी चीज़ें हम देखते देखते आगे बढ़ेंगे और हम अपना लास्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे हम आउटसाइड इवेंट. इसमें हम ये डिस्कशन करेंगे
कि कैसे लोगों के दिलों में जो भ्रम था कि हम ब्रिटिशर्स को कभी नहीं हरा सकते, कोई ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकता, वो कैसे टूटा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करते चलेंगे। जो फर्स्ट चीज़ हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे हम मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज में हम सबसे पहले देखेंगे कैसे ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करती थी ब्रिटिशर्स सिपॉयज को इंडियन सिपॉय के साथ। ब्रिटिशर्स सिपॉय को प्रमोशन भी मिलती थी, सैलरी भी अच्छी मिलती थी, उनको फॉरेन अलाउंसेस भी मिलते थे। बट इफ यू कंपेयर देम विद द इंडियन सिपॉयज देन यू फाइंड वन थिंग दैट द सैलरी ऑफ इंडियन सिपॉय is much smaller than the Britishers sepoys, and after that Britishers never gave them foreign allowances to Indian sepoys. Okay, and the third one thing, जो ब्रिटिशर्स के सिपॉयज थे वो हमेशा मिस ट्रीटमेंट करते थे, वो कभी अच्छे से बिहेव ही नहीं करते थे इंडियन सिपॉयज के साथ। दीज आर द मेन रीजंस कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जिसमें हम अभी ये डिस्कशन करने वाले हैं। बिफोर 1857 थ्री मेजर म्यूटिनीज हुई हैं इन इंडिया। फर्स्ट वन है बेल्लौर म्यूटिनी। बेल्लौर इज अ मॉडर्न डे इन तमिलनाडु। बेल्लौर म्यूटिनी हुई थी 1806। इसके होने के पीछे का रीजन ये था कि जो लोग टर्बन लगाते हैं उसको इन्होंने एक्सचेंज कर दिया था विद द लेदर का खोल्ड टर्बन, जिसके कारण 1806 में ये म्यूटिनी हुई थी, एग्जैक्टली 50 years बैक फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस आर द रीजन। फर्स्ट म्यूटिनी ये। सेकेंड म्यूटिनी हुई थी अपना बैरकपुर में इन 1824। ये क्यों हुई थी? बेसिकली हमारे लोगों को ये बोला गया कि तुम लोगों को बर्मा जाके लड़ाई करनी है, तुम लोगों को वहां पे डिप्लॉय होना है। लोगों का मानना ऑन दैट टाइम ये था, लोगों का बिलीफ ये था कि अगर हमने सी क्रॉस कर दिया देन वी लॉस्ट आवर कास्ट और रिलीजन। उनका ये मानना था अगर हमने सी क्रॉस कर दिया तो हम अपना कास्ट या रिलीजन खो देंगे। दैट्स वाई वो नहीं जाना चाहते थे। हाउएवर लेटर ऑन वी सी कि लॉर्ड कैनिंग कैसे एक लॉ लेके आए जिसमें उन्होंने ये बोला कि आपको कहीं भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिप्लॉय कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कि ये लॉ लेके आए थे वो लेके आए थे 1856 में, जो कि हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आफ्टर दैट बंगाल आर्मी सिपॉय इन 1844। बंगाल आर्मी ने भी म्यूटिनी करी थी। इनका म्यूटिनी करने का रीजन ये था कि इनको सिंध में डिप्लॉय करा गया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू पे देम फॉरेन अलाउंसेस, और जिसके कारण बंगाल आर्मी ने भी म्यूटिनी करी 1844 में। ये जो तीन मेजर म्यूटिनीज हैं ये लोकल ही रहेगी, बिकॉज ऑन दैट टाइम नोबडी थिंक्स दैट Assam and Tamil Nadu are a part of India. They consider them alag-alag, individually. They never think India has a country. They think कि असम अलग है, तमिलनाडु अलग है, ये दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, वो हम कभी एक साथ हुए ही नहीं। जो कि हम देखेंगे 1857 में सारी कंट्री कैसे मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इकट्ठा आए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया, है ना। यहाँ से नेशनलिज्म की स्टार्टिंग होती है। ओके, और ये जो म्यूटनीज थी इनको वेरी रूथलेसली ब्रिटिशर्स ने कुचला, दबाया। कुछ एक लीडर्स को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, कुछ एक रेजिमेंट को ही बंद कर दिया। ये सारी चीजें थी मिलिट्री कॉजेज में, जिसके कारण मिलिट्री के जो इंडियन एम्प्लॉय थे, इंडियन सिपॉय थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे। दिस one is the major cause of Indian sepoy. That's why they are against the Britishers, East India Company. अब हम सेकंड जो रीजन देखने वाले हैं वो इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज के पीछे का रीजन ये है
In 1757 they fought a battle of Plassey, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इंडिया में टेरिटोरियल एरिया पर कब्जा करना स्टार्ट करा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। उनका एक ही मकसद था, जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाना। सो इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस केम विद अ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में बेसिकली होता क्या था, हम इसको जान लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में ये कुछ एक लैंड पार्ट को डिवाइड कर देते थे छोटे बड़े एरिया में, और उसके लिए ये बोलियां लगाते थे। जो लैंडलॉर्ड, जो जमींदार सबसे ज्यादा बोली बोलता था, ये उस जमीन को उसको दे देते थे। अब जमींदार ने ज्यादा बोली तो बोल दी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? फार्मर से आएंगे, कर वसूलने से आएंगे। जितनी ज्यादा बोली बोलेंगे, जितनी ज्यादा रेट लगाएंगे, जितने ज्यादा रिवेन्यू का रेट लगाएंगे, उतने ज्यादा उनको पैसे भी तो पे करने पड़ेंगे सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो वो पैसे आएंगे कहाँ? वो आएंगे फार्मर्स से। अब फार्मर्स का एक्सप्लॉइट होना वाजिब था, वो एक्सप्लॉइट होते रहे। दैट्स व्हाई दीज आर फार्मर्स अगेंस्ट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। अभी नहीं हुए, सारे इकट्ठा आते हैं 1857 में, ठीक है। इनके नाराजगी का कारण ये था। आफ्टर दैट हम देखते हैं रयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था थॉमस मुनरो ने इन 1820। थॉमस मुनरो ने रयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। बेसिकली हम रॉयत का मतलब समझ लेते हैं। रॉयत का मतलब होता है पीजेंट। अगेन फार्मर की बात हो रही। तो इसमें बिचौलियों को इन्होंने खत्म कर दिया। आजकल भी एक बिल आया हुआ है जिसमें एपीएमसी को समाप्त कर दिया हुआ है, सरकार बोल रही है कि बिचौलियों को खत्म कर दिया, ठीक है। इन्होंने भी वही चीज करी कि बिचौलियों को खत्म कर दिया और डायरेक्ट रखा पीजेंट्स के पास। उनकी जमीन रहेगी, वो अपना कर डायरेक्ट सरकार को देंगे। ये जो था, ये किसने बनाया? रयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया था? इसको लेके आया था थॉमस मुनरो इन 1820 में। आफ्टर दैट यहाँ इन्होंने कर जो था वो 60 to 70% तक रखा। 70%। मान लो एक किसान 10 किलो अनाज पैदा कर रहा है, उसमें से उसको 7 किलो तो सरकार को देना पड़ रहा है। वो साल भर खाएगा क्या? ये भी तो सरकार के खिलाफ हो गए ना, ये भी सरकार के खिलाफ आ गए। आफ्टर दैट महलवाड़ी सिस्टम which was introduced by Lord William Bentinck in 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक और बात गांठ बांध लो, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है प्री में। सती बैन करा। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि कब करा, सती को कब बैन करा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक महलवाड़ी सिस्टम लेके आए। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, एक विलेज को या 2 विलेज को या 3 विलेज को मिला के एक महल बना देते थे। महल इन द सेंस कि उसको एक जमींदार को दे देते थे एंड बोलते थे तीन गांवों की जमीन को ये बोलते थे महल। अब एक जमींदार को दे दिया एंड इन्होंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी जो रिवेन्यू रेट था उसको 67% तक हाई रखा। 66 to 67% तक हाई रखा। अब यहाँ पे भी फार्मर्स का एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर दैट हैवी टैक्सेशन था, जिसके कारण हमारे फार्मर्स जो है कुछ एक सुसाइड कर रहे थे, कुछ एक इंडियन लैंड होल्डर्स के उसमें आके अपनी जमीनें खो दे रहे थे। लोन लेके, कर्जा लेके उसकी किस्तें नहीं भर पा रहे थे या फिर लोन ही माफ नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ रहा था। ये सारे मेन रीजन थे फार्मर के पीजेंट्स के एक्सप्लॉइट होने के।
आफ्टर दैट हम देखेंगे कैसे इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट थे वो भी बेरोजगार हो गए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इसलिए बेरोजगार हो गए, एज वी ऑल नो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया था, इंग्लैंड में आया था। तो वहां से जो चीजें बनेंगी उसके उसके ऊपर जो लेबर कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। सो एज कंपेयर टू इंडिया वो चीजें सस्ती होंगी, पीपल वो चीजें खरीदेंगे जो सस्ती होंगी कि महंगी होंगी, सस्ती होंगी ऑफ कोर्सली वही खरीदेंगे। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक तो अपने जो इंपोर्ट कराते थे सामान इंग्लैंड से आया हुआ उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। सेकेंडली जो इंडियन मार्केट बेचने में जाते थे, इंडियन पीपल मार्केट में बेचने जाते हैं उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा देते थे, जिसके कारण ये भी अपने जॉब से हाथ धोना स्टार्ट कर दिए थे और ये भी धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। दीज आर द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया कि कैसे कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। आफ्टर दैट वो यहीं से रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे, वो यहीं से पैसा कमा रहे थे, यहीं से सामान खरीद रहे थे, उसी पैसे से सामान खरीद रहे थे, बस सामान यहाँ से बाहर भेज रहे थे। कहाँ भेज रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे। इस हिसाब से इंग्लैंड की इन्वेस्टमेंट जीरो, इंडिया की इन्वेस्टमेंट हाई, सामान रिवेन्यू भी यहाँ से लिया, खरीदा भी यहाँ से, भेजा भी यहाँ से, और कुछ भी नहीं, जिसको कि इकोनॉमिक ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी बोलते हैं। अब आ जाओ अपना थर्ड टॉपिक पे, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बड़ी बारी करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे ब्रिटिशर्स विद द इंडियंस। एंड वो ये ऐसा बोलते थे कि ये हम जो गोरे लोग हैं, हमारे शोल्डर पे, हमारे कंधों पे भगवान ने ये कर्ज दिया हुआ है कि तुमने बाकी सारी दुनिया को, बाकी सारे संसार को चलाना है। उनका ये मानना था। हाउएवर अगर हम रिलीजियस मैटर्स की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट करा था फ्रॉम 1757 से टू 1813 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्मल रही रिगार्डिंग रिलीजन। उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं लेके आए, उन्होंने इस चीज के लिए कुछ भी नहीं करा, रिलीजन के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। लेकिन चार्टर एक्ट आता है 1813 में, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर देता है टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन इन इंडिया। अगर आप देखोगे आज की डेट में तो जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है वहां पे मेजोरिटी क्रिश्चियन है, ठीक है। अब पहले तो इन्होंने ये चीज करी, आफ्टर दैट क्या हुआ कि इन्होंने एबोलिशन ऑफ सती करा। किसने करा था, मैंने अभी बताया आपको, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करा। कब करा था, 1829 में करा था। चलो आंसर भी बता ही दिया मैंने, हाँ यहाँ पे भी जो लिखा है, इट्स नॉट साड़ी इट्स सती। ओके, एबोलिशन ऑफ सती भी कर दिया इन्होंने, फिर एबोलिशन ऑफ चाइल्डहुड मैरिज भी कर दिया, और आफ्टर दैट एबोलिशन ऑफ चाइल्डहुड मैरिज करा, उसके बाद री मैरिज, विडो री मैरिज एक्ट भी लेके आ गए। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज और री मैरिज जो था वो विद द एफर्ट ऑफ विद्यासागर जी के रिफॉर्म्स के कारण हुआ था, जो कि हम देखेंगे आगे जब हम रिफॉर्म्स वाला चैप्टर करेंगे तब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ड्राफ्ट करा, पास करा विडो रीमैरिज एक्ट, जिसको कि ड्राफ्ट करा था लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी 1848 टू 1856। ओके, अब ये बात हो गई। एबोलिशन ऑफ सती कर दिया, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज कर दिया, चार्टर एक्ट लेके आ गए जिसके अंडर क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया इंडिया में
अपना धर्म प्रोपेगेट करने के लिए, और विडो रीमैरिज भी स्टार्ट कर दिया। अब जो इंडियन पीपल थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में ये चल रहा था, हाउएवर सम ऑफ दीज रिफॉर्म्स आर गुड फॉर इंडिया, बट उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये हमारे ऊपर क्रिश्चियनिटी थोप रहे हैं, ये हमको अपने धर्म में मिलाना चाहते हैं, ये हमको भी क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, जिसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और ये जो कुछ एक तबका था, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे हम सब्सिडरी अलायंस, जिसको कि स्टार्ट करा था किसने 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 जिसको कि स्टार्ट करा था लॉर्ड वेलेस्ली ने इन, एंड द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। अगर डुप्लेक्स जी को फ्रेंच गवर्नमेंट वापस नहीं बुलाती तो शायद ब्रिटिशर्स इतना राज नहीं कर पाते, ब्रिटिशर राज ही नहीं कर पाते इंडिया पे, पर हिस्ट्री में शायद ही रह जाता है। ठीक है। और सब्सिडरी लाइंस था क्या बेसिकली, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सब्सिडरी लाइंस में ये क्या करते थे, जैसे कोई 3 नेटिव स्टेट्स हैं, अब एक किंग को दोनों से खतरा है, वो क्या करेगा, वो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगेगा, उनको बोलेगा आप मुझे मिलिट्री पावर दो, ये अपनी मिलिट्री भेज देंगे, साथ में एक अम्बेसडर भेज देंगे, एक अम्बेसडर भेज देंगे, और उसके फॉरेन अफेयर्स को खुद हैंडल करने स्टार्ट कर देंगे, और जब इनकी मर्जी होगी तब ये उस स्टेट को हथिया भी लेते थे। ये था सब्सिडरी लाइंस, जिसको कि प्रोपेगेट करा डुप्लेक्स ने, जिसको कि इंट्रोड्यूस करा था या प्लान करा था वेलेस्ली ने। आफ्टर दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम लास्ट लेक्चर में देख ही चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब था जिसका कोई संतान नहीं है, उसकी वो अपना एरिया, वो अपनी स्टेट, वो अपना टेरिटोरियल ऐसे नहीं किसी अडॉप्टेड सन को दे सकता, उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होगी गवर्नर जनरल की, जिसको कि किसने स्टार्ट करा था, जिसको कि स्टार्ट करा था लॉर्ड डलहौजी ने। आफ्टर दैट हम देखेंगे अनेक्सेशन ऑफ अवध कितने गंदे तरीके से करा, बाजिद अली शाह को कैसे मिस गवर्न के एलिगेशन लगा के उसको उसके ओहदे से हटा दिया, और उसको अवध को अनेक्स कर लिया किसने, लॉर्ड डलहौजी ने 1856। सो ये जो अवध के नवाब थे बाजिद अली शाह, ये भी इसके खिलाफ हो गए। आफ्टर दैट जो सब्सिडरी अलायंस के साथ ये उनकी स्टेट को अनेक्स करते थे, वो जो किंग थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। आफ्टर दैट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ फर्स्ट जो स्टेट कैप्चर करी थी वो थी अपना, कौन सी थी, सतारा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छे से पढ़ लो, समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन प्री। ओके, ये थे मेन रीजन। सतारा के बाद झांसी भी करी थी, नागपुर भी करा था इन 1854। ओके, पॉलिटिकल कॉज ये थे। अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉज। बेसिकली हुआ ये कि इन्होंने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस करी इंडिया में, एंड पीपल के बीच में, लोगों के बीच में एक अफवाह उड़ गई कि ये जो न्यू राइफल है इसका जो बारूद होता है, जो जिस थैले में बंद होता है, वो जो थैला है वो बना है सुअर की चर्बी से या फिर गाय के चर्बी से। सुअर की चर्बी को कौन नहीं खाता है, मुसलमान नहीं खाते, एंड गाय की चर्बी को कौन नहीं खा सकता, हिंदू धर्म नहीं मानते इस चीज को, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। तो इंडिया में मोस्ट पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदू या मुस्लिम की। अब ये दोनों ज्यादा सिपाही भी होंगे, ठीक है, इंडियन आर्मी में भी होंगे, मतलब उस टाइम तो ईस्ट इंडियन वो थी, ब्रिटिशर्स आर्मी थी, उसमें भी होंगे। तो जैसे इनको पता चला, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे। और सबसे
पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही रहा है रिवोल्ट स्टार्ट होने में। और देखते देखते पूरा लगभग पूरी कंट्री में ये रिवोल्ट फैल गया था, लगभग पूरी कंट्री में ये रिवोल्ट फैल गया था। आफ्टर दैट हम देखेंगे अब आउटसाइड इवेंट्स, अफगान वॉर। लोगों के दिलों में एक भ्रम था कि ये जो गोरे लोग हैं ना, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये एक जायंट की तरह है, इनको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब अफगान वार हुआ 1838 टू 1842, तब लोगों को ये रियलाइज हुआ नहीं नहीं, इनको भी हरा सकते हैं, ये भी हमारी तरह है। फिर पंजाब वार होगा, फिर जब सिखों ने इनको खदेड़ा 1846 में, 1845 टू 1846 फर्स्ट वार हुआ था, जिसमें सिखों ने इनको बहुत गंदे तरीके से खदेड़ा था। फिर 1848 टू 1849 में सेकंड वॉर हुआ था, जिसमें इन्होंने सिखों को हरा दिया था। बेसिकली कुछ एक ट्रेटर्स निकल गए थे सिख मिलिट्री में, जिन्होंने जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी सारी पॉलिसीज बता दी थी कि वो कैसे कैसे आपके ऊपर वार करेंगे, ये सब। दैट्स वाई इन 1848 टू 49 में ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया था। These are the main causes of revolt of 1857। हमने सबसे पहले ये देखा कि मिलिट्री कॉज थे, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि रिलीजियस कॉज क्या थे, कैसे कैसे इन्होंने अबोलिशन ऑफ सती करा, फिर अबोलिशन ऑफ चाइल्डहुड मैरिज करा, फिर विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए, क्रिश्चियन मशीनरी को अलाउ कर दिया टू प्रोपिगेट देयर रिलीजन इन इंडिया, जिसके कारण ये बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करा कि ये लोग हमारे ऊपर अपने धर्म को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको अपनी तरह क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमने पॉलिटिकल कॉज देखे, सब्सिडरी अलायंस देखा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा, फिर कैसे इन्होंने अनेक्स करा अवध को, ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद हमने देखा आउटसाइड इवेंट क्या थे, अफगान वॉर, कैसे लोगों के दिलों में जो भ्रम था वो ख़त्म हुआ, और पंजाब वॉर्स ये देखा। इकोनॉमी कॉज देखे, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, कैसे इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की जॉब्स को ख़त्म कर दिया, ये सारी चीज़ें देखी। इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ एंड सेकंड लेक्चर हम कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।